नहीं करेंगे शुरू लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Then up today is the first class for FAR 2 और जनाब FR 1 आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इसमें कितने टॉपिक हैं और किस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 जो है FR 2 में जो सबसे मेन टॉपिक है और जिसमें से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पूरा सवाल जो है 20 नंबर का वो आएगा 20 मार्क्स क्वेश्चन और वी आर वेरी मच सर्टन कि उसमें से आएगा। उसको हम नॉर्मली कहते हैं जनाब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मशहूर ज़माना टॉपिक जो है ये ग्रुप अकाउंट्स के नाम से याद किया जाता है जी, ग्रुप अकाउंट्स। तो ग्रुप अकाउंट्स जो है इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक FR 2 के अंदर। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज कि 20 मार्क्स का एक सवाल जो है वो ज़रूर आए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हम इसमें से एक्सपेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक है जी IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और IFRS 3 दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशंस। बिजनेस कॉम्बिनेशंस। फिर अब इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने FR 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, इट्स अ सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम इसमें सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें कैसे बनाएंगे ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स टॉपिक। 20 नंबर का सवाल इसमें से ज़रूर आएगा। इट्स गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पेपर। इसके बाद जनाब इसके अंदर जो बाकी टॉपिक्स हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से अगर आप देखें कि जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सवाल आ सकता है और प्रॉब्ली आएगा, इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड है दैट इज IAS 12 and that is income tax. Income tax, one of the important accounting standard, International Accounting Standard number 12, income taxes. अब जनाब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है और सम टाइम इसमें क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स तक भी चला जाता है। ठीक, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस टॉपिक के अंदर इसके अंदर दैट इज IAS 12। इसके बाद जनाब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सवाल आएगा दैट इज IAS 16 IFRS नंबर 16 एंड दैट इज लीज। ठीक, अब ये पूरा का पूरा एग्जामिनेबल नहीं है। ठीक, जैसे IAS 12 भी पूरा एग्जामिनेबल नहीं है, मतलब जितना FR 2 में एग्जामिनेबल है ज़ाहिर है हम उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं IAS 16 में से भी और IAS 12 में से भी। हम ये समझते हैं कि ये दो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पेपर में हमें मिलता है। देन मूविंग टू द फर्दर अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें से हम ये समझते हैं कि सवाल आता है दैट इज IAS नंबर 38 and that is intangible assets. Intangible assets. So once again तीसरा important accounting standard IAS 38 intangible assets और इसमें से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि सवाल जो है वो ज़्यादातर आ जाता है, दैट इज़ मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी कि पेपर में सवाल आए। इसके बाद जनाब हमारे पास जो एक और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑन इंडिविजुअल बेसिस, दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37, IS 37 and IS 10. You will find a single question from these two accounting standards, IS 37 and IS 10. IS 37 is about provisions. It's about provisions, contingent assets and contingent liabilities. और IS 10 जो है, it is about events after the reporting date. After the reporting date. इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मिला के 100% प्रोबेबल है कि क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। और वंस अगेन अगर आप देखें तो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 5 हो गए। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड है दैट इज IFRS 9। IFRS 9 IFRS 9 इज अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। टॉपिक जो है वो है जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें से भी यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये भी पेपर में ज़रूर आएगा। आप देखेंगे जनाब कि देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9। इसके बाद एक टॉपिक जो है वो FR2 में नई स्कीम के अंदर निकाल दिया है, दैट वाज IS 8। उसको FR2 में से निकाल के FR1 में ले गए, ठीक। और एक टॉपिक जो आप FR1 में पढ़कर आ रहे हैं वो यहाँ पर आ गया है, एंड दैट इज़ IFRS 15। IFRS 15, that is contract with customer, revenue from contract with customer, जो आप FR1 में पढ़ गए हैं। This is an additional topic in the FR2 now, IFRS 15। ठीक, ये आपने FR1 में पढ़ा हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन नेचुरली इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से भी सवाल जो है वो आ सकता है। ठीक हो गया। देन वी हैव IFRS 8, and that is operating segments. Operating segments, ठीक। इसमें से भी सवाल आता है। अब जो मैंने स्टैंडर्ड लिखे हैं, जो आपको टॉपिक में बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये मैं अकॉर्डिंग टू द पेपर इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक। जैसे अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें से हमें पता है कि 20 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, वो है ग्रुप अकाउंट्स, एंड इट इज़ 100% सर्टन, ठीक। अब ये जो स्टैंडर्ड है 12, IFRS 16, IS 38 एंड 37, तो अगर आप इसको देखें इन 4 स्टैंडर्ड को और पेपर का पैटर्न देखें प्रीवियसली जो FR2 में आ रहा था, तो 20 मार्क्स ऑलमोस्ट, या 15 to 20 मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं, इस स्टैंडर्ड में से मिल जाते हैं। अगेन यू कैन गेट 15 to 20 marks from IS 38, lease 10 to 15 marks, and income tax normally 10 to 15 marks. So अगर ये कहा जाए कि ये टॉपिक हमेशा आते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये हर पेपर में आप देखेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब में से सवाल आपको मिलेगा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी आपको 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। सम टाइम इट कैन बी मोर देन 10 मार्क्स, ठीक। IFRS 15 इज अ न्यू टॉपिक। ज़ाहिर अगर आप इसको FR1 में देखें तो इसमें भी 10 से 15 नंबर का सवाल FR1 में टेस्ट किया जाता रहा, लेकिन ये अब FR2 के अंदर है। तो IFRS 15 प्रीवियसली इसमें ज़ाहिर है ये FR2 में नहीं था, लेकिन ये इस दफ़ा आया तो नेचुरली इसको टेस्ट वो करेगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज़ नॉट ऑलवेज इन द एग्ज़ाम, बट स्टिल येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसमें भी 10 up to 10 मार्क्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें मिल जाता है, ठीक। अप टू 10 मार्क्स का सवाल जो है वो हमें मिल जाता है IFRS 8 के अंदर, ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर, ठीक। इसके अलावा जनाब अगर आप इसको बाकी चीज़ों को देखें कि जनाब और कौन कौन सा टॉपिक है, स्टिल करना आता है, स्टिल करना आता है, नहीं करना आता।
हाँ, इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एग्जामिनेबल है आपके सिलेबस के अंदर, उसमें है जनाब IS 41, and that is agriculture. Then we have another accounting standard, that is IS 21. IS 21, the effects of changes in exchange rate. ठीक, अब ये दो स्टैंडर्ड जो हैं, इनमें अगर आप देखें तो मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से टेस्ट किए जाते हैं। मतलब इट्स वेरी रेयर मोस्ट ऑफ द टाइम कि एग्रीकल्चर में से फुल फ्लैग सवाल आया हो, वेरी रेयर। एमसीक्यूज एक दो आ जाते हैं। IS 21 में से भी सवाल आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर इसको बाकी स्टैंडर्ड के साथ मर्ज कर देता है। लेकिन IS 21 पे भी अक्सर, मतलब नॉट इन द, अगर हम ये कहें कि इसमें सर्टन है कि सवाल आएगा, ऐसे नहीं है, लेकिन यस आ सकता है सवाल। और इसके अलावा आपको जो पहले से स्टैंडर्ड आता है, फॉर एग्जांपल IS 1, ज़ाहिर है वो इसके अंदर है जी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल। सो IS 1। इसके अलावा 4th-5th शेड्यूल है कंपनी लॉ का, और कोड ऑफ एथिक्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो कोड ऑफ एथिक्स में से। So these are the topic, 4th and 5th schedule, 6th schedule of the company law. Apart from that, ये हमारे पास है जनाब के सिलेबस है हमारे पास FR2 का, जो कि हमने पढ़ना है इन दिस अटेम्प्ट, ठीक। और कंपनी लॉ का 3rd, 4th एंड 5th शेड्यूल, जो कि नेचुरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वो है जी। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स। अब ये पूरा सिलेबस है जो आप FR2 में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इसका एनालिसिस करें और देखें जी हमने क्या क्या टॉपिक जो है वो मेनली इस पेपर के अंदर है, तो बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम इम्पोर्टेंस, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम रैंक करें तो ग्रुप अकाउंट इज समहाउ एट द टॉप, जिसमें से हम ये कहते हैं कि एग्जैक्ट मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो आपको ज़रूर पूछेगा, और जिसमें आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, नंबर 1। अब आप देखें IS 12 इनकम टैक्सेस, मतलब हो ही नहीं सकता कि FR2 का पेपर जो है वो इस स्टैंडर्ड को टेस्ट किए बगैर एग्जामिनर बना दे। सो वंस अगेन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो IS 12 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और भी स्टैंडर्ड आप ऐड कर लें ग्रुप अकाउंट्स के अंदर, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ IS 28, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है, लेकिन हमारे पास FR2 में सिंगल एसोसिएट के साथ एग्जामिनेबल है टॉपिक। और IS 28 का भी एक पैटर्न, अगर आप स्टैंडर्ड्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, और IS 1 भी डाल दें तो 14। सो 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो टोटल इन टोटल FR2 में एग्जामिनेबल। और अगर आप एग्जाम इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो हम ये कहते हैं भाई दिस इज सर्टन क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन सर्टन है, दैट इज मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 37 और 10 का मिक्सिंग से आता है। ये हमेशा सवाल जो है एग्जामिनर जब बनाता है तो IS 37 और IS 10 जो है उसको क्या कर देता है, उसको मिक्स करता है, उसका फ्यूजन क्रिएट करता है और सवाल आपको दे देता है। और ये ज़्यादातर डिस्कर्सिव क्वेश्चन होता है, इसमें आपने कैलकुलेशंस जो है वो कम ही होती हैं, लेकिन मेनली इसका क्वेश्चन का जो टेम्पो होता है वो डिस्कशन बेस्ड होता है, आपको नरेट करना होता है आंसर, ठीक। ये इसमें एक डिफरेंट बात है कि आपको क्वेश्चन जो है वो नरेट करना पड़ेगा इन 37 एंड 10। इसके बाद जनाब अगर आप देखें तो IS 38 वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें से भी आप सवाल एक्सपेक्ट करते हैं 15 से 20 नंबर का। और ये दो स्टैंडर्ड तो आप समझ लें कि दे आर द वन ऑफ द मेन एग्जामिनर जो है, कोई भी पेपर जो आप FR2 का देखेंगे 12, 16, 38 और 37, 10 इसके बगैर आपको मिलेगा नहीं, तो ये आपको एग्जाम में समहाउ आएगा ही आएगा, ठीक। और अगर आप देखें बाकी स्टैंडर्ड जो मैंने इस साइड पे लिखे हैं,
IFRS 9, IAS 21, IFRS 15। ये चूँकि अभी नया है तो इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट वो इसमें से भी पूछेगा। और अब की दफ़ा जो IFRS 15 में क्वेश्चन वो सिलेक्ट करेगा या टेस्ट करेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी, क्योंकि FR1 में इसकी टेस्टिंग इतनी एक्सटेंसिव नहीं होती। सो IFRS 15 में से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो दो स्टैंडर्ड है ये रिलेटिवली इजी भी हैं और एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से इतने ज़्यादा मार्क्स वो यहाँ से टेस्ट नहीं करता। देन वी हैव IFRS 8 और कोड ऑफ एथिक्स में से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जनरली। तो ये जनाब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR2 का जो है वो सिलेबस है, जिसको हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जो आप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इसको कवर कैसे करेंगे, हाउ टू कवर दिस पेपर। तो मेरा अपना जो आइडिया जो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पेपर को पढ़ना चाहिए, सो वी शुड स्टार्ट विद दिस द टॉपिक नंबर 1, IAS 37 एंड IAS 10। इस ग्रिड को पहले पूरा करें ताकि आप पेपर का कोई एक सवाल जो है वो आपके ग्रिप में आ जाएगा कि जनाब 15 से 20 नंबर जो है वो आपने पेपर के डन विद दिस। सो IAS 37 and IAS 10 is going to be the first topic for us। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। Then we will move to the IAS 38, that is going to be our second topic to cover sequence के अंदर। फिर हम 38 में आएंगे, फिर जनाब हम ज़रा इधर आ जाएंगे, छोटे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है IAS 21 कर लेंगे, फिर हम IAS 41 कर लेंगे, देन वी विल डू IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, एंड देन नंबर 6 हम करेंगे IFRS 9। ठीक, इसके बाद जनाब आप आएंगे मूविंग टू द वन ऑफ द मेन टॉपिक एंड दैट इज लीज। देन वी विल डू दिस IAS 12 8 इनकम टैक्सेस, और इसके अलावा जनाब आप करेंगे, हमारे पास आ जाएगा IFRS 15 टॉपिक नंबर 9। ठीक, अच्छा, अब ये है जी हमारा सीक्वेंस जिस तरह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। ठीक, वी विल ट्राई कि हम ग्रुप अकाउंट्स जो है करेंगे इन सब के कहीं दरमियान। ठीक, कोशिश हमारी ये होगी कि हम जैसे फॉर एग्जांपल IAS 37 कर लिया हमने, देन हम कर लेंगे IAS 38 फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे जनाब, हम विल गो टू द ग्रुप अकाउंट्स, मतलब स्टैंडर्ड का सीक्वेंस यही रहेगा। तो हम ग्रुप अकाउंट्स पे आ जाएंगे। ग्रुप अकाउंट्स में चाह रहा हूँ कि इसको हम करें कहीं मिड में जाके। तो नॉर्मली कोई 3-4 टॉपिक स्टैंडर्ड करने के बाद मैं आपको ग्रुप अकाउंट शुरू करूँगा। ग्रुप अकाउंट शुरू करने का मतलब ये होगा कि दैट इट विल लास्ट फॉर सो मैनी डेज, काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा, डिटेल में होगा। मेरा ख्याल है कि 15-16 लेक्चर जो हैं वो हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही लगेंगे। इसको आप स्टैंड अलोन टॉपिक ज़हन में रखें, और ये हम स्टैंडर्ड्स के कहीं दरमियान में जब हम कोई टोटल अगर आप देखें तो हमारे टॉपिक बन रहे हैं कि 9 टॉपिक बन रहे हैं स्टैंडर्ड्स में, तो हम कोई 4 टॉपिक जब कर लेंगे स्टैंडर्ड्स के तो फिर हम ग्रुप अकाउंट्स जो है वो उसको शुरू करेंगे, ताकि कोई 4 टॉपिक करने के बाद जैसे 1, 2 and 3 and 4 ये 4 टॉपिक कर लेंगे तो हमारा कोई थोड़ा सा टेम्पो बन चुका होगा FR2 का, तो हम फिर ग्रुप अकाउंट्स में आ जाएंगे। सो विल स्टार्ट द ग्रुप अकाउंट्स, देन वी विल फिनिश द ग्रुप अकाउंट्स, फिर हम बाकी टॉपिक स्टैंडर्ड के करेंगे। ठीक, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा FR2 को अटैम्प्ट करने का, एग्ज़ाम के लिए तैयार करने का। और अब इसके लिए जब हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे तो जो मेन बुक हम फॉलो करेंगे वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट है। ठीक, जो कि अवेलेबल हो जाएगी आपको कुछ ही दिनों में, ICAP उसको वेबसाइट पे रिलीज़ कर देगा। दूसरा, इस पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा आपकी दफ़ा। ठीक, तो एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं कि वही पैटर्न रहेगा जैसे कि पहले पैटर्न था, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को ICAP जो है वो मॉडल पेपर जो है वो रिलीज़ करेगा। तो जैसे ही 10 अक्टूबर को मॉडल पेपर रिलीज़ आएगा तो मैं आपके साथ फिर दोबारा उसको डिस्कस करूँगा कि अब की दफ़ा जो है वो पेपर का पैटर्न क्या है। अगर 10 अक्टूबर को कोई चेंज आया तो पेपर पैटर्न में, असेसमेंट में, तो हम ज़रूर उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ना भी आया तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि जनाब वही पैटर्न है जो कि पहले आ रहा था। ठीक, तो ये हमारे पास जनाब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है
2 का इन डिटेल सिलेबस है जो आप कवर करने जा रहे हैं, ठीक। और चेंज जो आया मैंने आपको बताया कि IS 8 प्रीवियसली था FR2 के सिलेबस में, उसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया और वो FR1 में चला गया, और FR1 से IFRS 15 जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया FR2 के अंदर। तो दिस इज़ द ओनली चेंज इन द न्यू स्कीम। बाकी सारे का सारा पेपर वही है जो पहले आप सिलेबस FR2 का जो पहले था पुरानी स्कीम के अंदर, ठीक हो गया जी। सो दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 FR2। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1 जो हम शुरू करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ दिस वन, IS 37। और बुक मैं आपको बता रहा था कि ICAP की बुक आपने लेनी है, स्टडी टेक्स्ट आपका ICAP का होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप राइस की बुक ले सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए राइस की बुक आपने लेनी है, और वो मेरे ख्याल में अभी मार्केट में आई नहीं है, कुछ ही दिनों तक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मीनवाइल आप ICAP की जो बुक है स्टडी टेक्स्ट उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जनाब कुछ छोटे मोटे नोट्स होंगे जो मैं पोर्टल पे अपलोड करता रहूँगा, वो भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। तो ये था जी हमारा इनिशियल डिस्कशन ऑफ द पेपर, हाउ वी विल कवर अप द सिलेबस एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जी हमारी डिस्कशन होगी। अब हम चलते हैं टू स्टार्ट टॉपिक ऑफ FR2। नॉर्मली समटाइम्स द टीचर स्टार्ट विद द ग्रुप अकाउंट्स। तो मैं ग्रुप अकाउंट शुरू में इसलिए नहीं शुरू करता कि ग्रुप अकाउंट शुरू कर दें शुरू के अंदर ही, तो वो जनाब एक तो बच्चों का अभी सीरियसनेस नहीं आ रही होती, सिलेबस अभी शुरू हो रहा होता है, तो इतना सीरियस टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू में जो है वो हम शुरू नहीं करते, ठीक। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े से पढ़ लें आहिस्ता आहिस्ता आसान टॉपिक से, बिकॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू IS 37 इज़ एंड IS 10 इसमें सवाल आ रहा है, कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा है, वो रिलेटिवली जो है वो दे आर इजी टॉपिक। तो टू स्टार्ट विद एन इजी टॉपिक, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम वी विल मूव टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स वन। तो उतनी देर में हमारा टेम्पो भी बन जाएगा और जनाब थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली भी लेना शुरू कर देंगे, तो दोनों बातें हो जाएंगी। तो फिर हम टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो शुरू कर देंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद IS 37 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37, ठीक हो गया जी। IS 37, और IS 37 का नाम क्या है जनाब? तो हमारे पास इसका नाम है जी प्रोविएंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ये इसका कंप्लीट नाम, प्रोविएंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। सबसे पहले आपने दिन में ये बिठा लें कि आपने इंट्रो में लफ्ज़ पढ़ा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये जो वर्ड है प्रोविजन, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ नहीं कर रहे। सो दिस इज़ नॉट प्रोविजन, ये प्रोविजन वो वाला नहीं है, ठीक। इसको भी हम डिस्कस करते हैं ये कौन से वाला प्रोविजन। तो 37 ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, उसको वैसे नॉर्मली मैं तो उसका नाम चेंज वहाँ पे करा देता हूँ, उसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन वो कन्वेंशनली यूज़ होता आ रहा है और उसको यूज़ करी जा रहे हैं, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है वहाँ पे। सो दैट इज़ नॉट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इट इज़ नॉट फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समटाइम कुछ बुक्स में अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ लिखा होता है प्रोविजन फॉर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये वो वाली प्रोविजन नहीं है, दोनों सूट उसको एक्सक्लूड कर दे। मतलब आपके जेहन में अगर ये आ रहा है कि ये प्रोविजन का ताल्लुक उसी प्रोविजन से है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट रिलेटेड विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो व्हाट आर दीज? तो इसमें अगर आप देखें इस स्टैंडर्ड के अंदर हम 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द नंबर 1 इज प्रोविजंस, सेकंड इज कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड थर्ड वन इज कंटिंजेंट एसेट्स, ठीक। अब अगर आप देखें टू टेक विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रोविजंस, ठीक हो गया जी। व्हाट आर द प्रोविजंस, ठीक हो गया जी, प्रोविजंस। अच्छा, अब आप जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड,
तो कोशिश हमने ये करनी है कि इसके कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें, कॉम्प्रीहेंड करें, समझें चीज़ को, बजाय इसके कि आप सवालों पे जोर देते जाएं। सवाल भी करने हैं हमने, लेकिन सवाल करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि टॉपिक को समझ लेना, ठीक, उसको अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक, और उसको रिटेन करना, ठीक। ज़ाहिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, पास पेपर के सवाल भी करेंगे, छोटे मोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मेरा ख्याल है वो ये है कि अगर आपको एक चीज़ समझ ही नहीं है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं है, तो आप जब सवाल करेंगे तो आप सवालों के सलूशन बार बार करके या प्रैक्टिस करके उसको याद कर रहे हो कि ये जमा होगा, ये तफरीक होगा, ये ऐसे होगा तो ऐसे करना है, सवाल में ऐसे लिखा होगा तो ऐसे करना है। डोंट डू दिस, ये नहीं करना आपको, ठीक। आपने पहले टॉपिक को समझना है, उसको अच्छी तरह से ग्रैब करना है, ठीक। मतलब अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं, आई कैन गिव द आंसर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने टॉपिक समझना है, इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, सवाल करना आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस स्टैंडर्ड में से जो सवाल आना है वो है डिस्कसिव नेचर का, यानी कि डिस्कशन करनी है, एग्जामिनर आपको क्या डिस्कस करे, वो एक सिचुएशन बना देगा, एक इवेंट बता देगा आपको और आपसे पूछेगा हाँ जी IAS 37 के रेफरेंस से इसकी डिस्कशन कर। तो डिस्कशन करनी है ना जब आपने, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन पूरी होनी चाहिए। एक तो सवाल आपको समझ आना चाहिए, दूसरा आपको स्टैंडर्ड किस तरह रिलेट करता है इससे, वो आपने डिस्कस करना, ठीक। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ को पहले अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर लें, समझ लें। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले आपको स्टैंडर्ड जिस भी चीज़ का हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, ठीक, उसके ऊपर बात की जाए, उसको पहले समझा जाए, ठीक, और फिर आगे जाके जो है वो हम उसके सवाल करें, प्रैक्टिस करें, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्ज़ाम में ये टॉपिक कैसे टेस्ट होगा। और यही हमारा पैटर्न रहेगा थ्रू आउट द कोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक, ताकि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए ये ना हो कि हम सॉल्यूशन दे के उसको याद कर रहे हैं, हम ये देख रहे हो कि जो हमने समझा है उसकी लाइट में ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने बड़े तरीके के साथ मेरे साथ चलना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका टेम्परामेंट बने किसी भी टॉपिक को लेके वो इसी तरह का बने, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या है, व्हाट आर द प्रोविजंस? तो हम कहते हैं जी प्रोविजंस आर, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड ये बताता है कि ये प्रोविजंस होती क्या है, जो 37 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IAS 37 के अंदर। व्हाट आर द प्रोविजंस? तो स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि प्रोविजंस आर liability. Provisions are liabilities of uncertain timing or amount. Provisions are liabilities of uncertain timing or amount. अब आप इस लाइन को जरा गौर से दोबारा देखते हैं हम कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये लाइन हमने कहाँ से ली? ये लाइन हमने IAS 37 में से ली। IAS 37 कहता है, इंट्रोड्यूस कराता है प्रोविजंस को और कहता है जी व्हाट आर द प्रोविजंस। वो कहता है जी प्रोविजंस जो है दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अच्छा पहले आप इसको देखें, इस लाइन को जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां तक आए, कहता है जी प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। पहले तो ये बात, इसका मतलब है कि हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर, FR1 के अंदर, इंट्रो के अंदर। तो हमने कहा जी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं 5: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस। अब सबसे पहले वो आपको ये बता रहा है कि प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। इसका मतलब वो आपको बता रहा है कि ये एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो प्रोविजंस लायबिलिटीज से बिलोंग करता है, यानी कि जिस फैमिली में ये जाएंगी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो लायबिलिटीज की फैमिली है। सो द प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। अब हमें ये पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, अगर हम याद करें कि व्हाट आर द लायबिलिटीज, हमें पता है जनाब लायबिलिटीज जो होती हैं, अगर आपको याद हो तो हमने कहा जी लायबिलिटीज आर
present obligations, liabilities are present obligations due to some past transaction, due to some past transaction. अब ये लाइन हम पढ़ चुके हैं जनाब कि लाइबिलिटीज क्या है, कि लाइबिलिटीज किसी भी बिजनेस के प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं. दीज आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बैंक लोन जो है दैट इज अ लाइबिलिटी. ठीक, अब ये क्या है कि ये जी बैंक से हमने पैसे पकड़े थे पास्ट में और अब हमने वापस करने, हम पे ऑब्लिगेशन है, हमने उनके साथ कमिट किया था कि जी आज हमें ये पैसे आप दे दें, आने वाले दिनों में हम आपको वापस कर देंगे. इसका मतलब है आज अगर मैं उसको देखूं लोन को, तो लोन के अगेंस्ट बिजनेस ने पैसे पकड़े थे, कैश लिया था, वो कैश बिजनेस में यूज़ कर लिया, उसका कोई प्लांट ले लिया, कोई बिल्डिंग ले ली होगी, लेकिन बैंक को आपसे वापस चाहिए वो कैश जो आपने उनसे लिया था. सो लाइबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन. इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि लाइबिलिटीज के बारे में स्टैंडर्ड हमें ये बता रहा है कि ये बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं और इसकी रीजन पास्ट में होने वाली एक ट्रांजैक्शन है, एक इवेंट है, कि पास्ट में एक ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ था, उसकी वजह से बिजनेस पे ऑब्लिगेशन आ गई. देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस. ठीक, अब हम ये कहते हैं कि ये जो प्रेजेंट पास्ट ट्रांजैक्शन है इसको हम कहते हैं ये एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है. मतलब ये एक ऐसा इवेंट है जो ये जब हुआ तो बिजनेस के ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो. ठीक, तो हम कहें ये पास्ट ट्रांजैक्शंस जो है जिसको हम रेफर करते हैं लाइबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर, कि ऐसी पास्ट ट्रांजैक्शन जिसकी नेचर फितरत जो थी वो ऐसी थी कि वो इवेंट जब हुआ तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया. जैसे आपने बैंक से लोन अप्लाई किया और बैंक ने आपको लोन दे दिया. अब बैंक का आपको लोन देना एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने वो पैसे वापस भी करने हैं. सो एनी इवेंट इन द पास्ट, ठीक, जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज पास्ट ट्रांजैक्शन और ऑब्लिगेटिंग इवेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि जनाब आप चीज़ें सेल कर रहे हैं और आप कस्टमर को ये कहते हैं कि जनाब जो चीज़ें आप हमसे खरीदेंगे उसके ऊपर कोई फॉल्ट निकल आया या कोई ब्रेकेज हो गई या चीज़ सही ना हुई तो हम आपको आपके पैसे रिफंड कर देंगे. ठीक, या आपको चीज़ ठीक करा के देंगे. ठीक, अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आती है चीज़ ठीक कराने की या चीज़ें वापस पैसे वापस करने की, वो किस वक्त आती है, जब हम ये कहते हैं कि चीज़ें सेल हो जाती. जैसे ही आप सेल करेंगे, कस्टमर आपसे चीज़ें खरीद के ले जाएगा, तो सेल करना अपने आप में ज़ाहिर है आपने सेल की, आपने पैसे कमाए, लेकिन अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें कि आपको अगर ये चीज़ वापस आ गई तो आपको ठीक करानी पड़ जाएगी या आपको उसके पैसे वापस करने पड़ जाएंगे, तो सेल का इवेंट इटसेल्फ 37 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है जिसकी वजह से आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई है कि अगर चीज़ आ गई वापस तो आपको ठीक करानी पड़ जाएगी या आपको पैसे रिफंड करने पड़ जाएंगे. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटिंग इवेंट, कि ऐसा इवेंट कि जब वो होगा तो वो एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा इन द प्रेजेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज. और हम इससे काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ. ठीक, कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जैसे हमने प्रीवियसली कोई डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जनाब द प्रीवियस डेफिनेशन इज, इसको स्टिल करना है. तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन से हम प्रीवियसली भी वाकिफ हैं. हमने प्रीवियसली लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है, दैट एनीथिंग ओ बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ओ करता है किसी को उसको हम लाइबिलिटी कह रहे होते हैं. आज हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, फर्दर लेके जा रहे हैं, इसको एलेबोरेट कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक, ताकि हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर इसको अप्लाई कर सकें. तो हम ये कह रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या है, कि बिजनेस के ऑब्लिगेशंस हैं, एंटिटी का, कंपनी के ऑब्लिगेशन जो कि प्रेजेंट में है, और ऑब्लिगेशन की रीज़न पास्ट में होने वाली एक ट्रांजैक्शन है. ठीक, और वो पास्ट में होने वाली जो ट्रांजैक्शन है उसकी नेचर ये है कि वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, कि जब वो इवेंट हुआ है तो एंटिटी पे ऑब्लिगेशन आ गया. एक बात. अब इससे से दूसरी बात जो हमें समझ आती है वो ये है कि हमें ये बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड हमें ये बता रहा है कि एंटिटी का कोई भी ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी रीज़न पास्ट में होने वाला इवेंट ना हो. मतलब आप
अगर ऑब्लिगेटिंग इवेंट के बगैर कह रहे हैं कि आपकी कोई लाइबिलिटी है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने जनाब नया फ़ोन ख़रीदना है, आईफोन लेना है मैंने, और वो 2 लाख रुपए का, और आपके सर पे सवार हो जाता है कि मैंने आईफोन लेना है। तो अगर आप उसको ये कहें जी ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमने मेरी लाइबिलिटी है, मैंने फ़ोन लेना है, तो आप उसको IAS 37 के रेफरेंस से जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए पास में कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है, आपके ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसने आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया हो। तो पेपर में जब आप किसी चीज़ को बिजनेस की लाइबिलिटी कहेंगे कि जनाब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रिलेट करें कि ये जो लाइबिलिटी बिजनेस कह रहा है हमारी है, इसका पास में होने वाला वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर ये लाइबिलिटी आ गई। इंतहाई इंपॉर्टेंट है सिनेरियो के अंदर जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे पेपर के अंदर, तो जब आप कहेंगे कि हाँ जी बिजनेस की हो ये लाइबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में SOFP में लिखनी चाहिए, इसको एज ए लाइबिलिटी मान लेना चाहिए, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जब उसको कहेंगे तो क्या ये लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट भी करता है कि नहीं। तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन में क्या है कि एक तो वो ऑब्लिगेशन है बिजनेस का, और ऑब्लिगेशन की एक बैकग्राउंड रीजन है, एक पास्ट में रीजन है, और वो रीजन क्या है, वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। अगर वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है तो आप लाइबिलिटी जस्टिफाई नहीं होगी बिजनेस के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कैरी करनी है अपने ज़हन के अंदर। ठीक, सो दीज आर द लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब हम चलते हैं जी, ये ऑब्लिगेशंस जो हैं स्टैंडर्ड ये कहते हैं ये 2 तरह के होते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन। एक को हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस, और एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव obligation. There are 2 type of obligation. The one is legal and the other one is constructive. ठीक हो गया। अब ये लीगल ऑब्लिगेशंस कौन से होते हैं, तो अब कहते हैं जी वो ऑब्लिगेशन विच कम्स अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने किसी से क्रेडिट परचेज की, तो हमने कहा जी क्रेडिट परचेज करें तो आप क्या करते हो एंट्री, तो आपको याद होगा हमने कहा जी परचेज टू पेएबल। अब पेएबल आप क्रेडिट करते हैं जब, तो आप कहते हैं कि जनाब ये हमारी लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी है कि हमने पैसे देने हैं। क्यों देने हैं जी पैसे? क्योंकि हमने अभी पास्ट में इनसे कुछ माल खरीदा है, उसके पैसे उस वक्त तो नहीं दिए। इसका मतलब है देयर इज अ बैकग्राउंड ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो कि परचेज करना था, और चूंकि आपने पैसे नहीं दिए, चीज़ें खरीद ली, तो अब वो आपके ऊपर लाइबिलिटी। अब वो लाइबिलिटी जो है जिसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट परचेज करना है, उसकी नेचर क्या है, तो हम कहते हैं इस लाइबिलिटी की नेचर लीगल है बिकॉज इट कम्स अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ऑब्लिगेशन जो अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आए उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन। तो अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपने कोई ब्रीच कर दिया, कोई लॉ को बायपास किया, तो लॉ हरकत में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं। जैसे आप रोड पे जा रहे हो और आप रेड लाइट पे खड़े ना हो, तो रेड लाइट को पे खड़े ना होना मीन्स आपने नॉन कंप्लाइंस किया। अब वहाँ पे अगर सार्जेंट खड़ा है तो वो आ जाएगा, आपका चलान करेगा एंड यू हैव टू पे द फाइन, और वो जो चलान के बाद फाइन पे करना है वो आपके लीगल ऑब्लिगेशन में फॉल करता है, यू हैव टू पे दैट। और उसका बैकग्राउंड ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है कि आपने रेड लाइट पे खड़े नहीं हुए, दैट वाज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसकी वजह से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ी। सो देयर इज 2 थिंग्स, रिमेंबर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट, और वो इवेंट की नेचर क्या है, वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। अब रेड लाइट पे खड़े ना होना इज एन इवेंट जिसकी वजह से आप पे पेनल्टी आ गई। ठीक हो गया। सो दैट इज एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। और देन वी हैव एनी ऑब्लिगेशन अंडर एन एक्ट, जैसे इनकम टैक्स है। ठीक, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसको हम कहते हैं ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। इफ यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, देन यू हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो प्रॉफिट अर्न करना इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिलेट इज दिस, देयर इज ऑलवेज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट विच क्रिएट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन की एक नेचर जो है वो लीगल है। वो ऑब्लिगेशन जो आपको अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ और अंडर स्टैट्यूटरी एक्ट, मतलब कोई
एक्ट पास है, कोई ऑर्डिनेंस है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके अंडर आपको लाइबिलिटीज कोई पे करनी पड़ती हैं, कोई ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर आते हैं, तो उनकी नेचर क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल। तो हम कहते हैं ये लीगल ऑब्लिगेशंस है, इसकी नेचर, इसका मतलब है जब हम ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं तो ये नेचर के हिसाब से देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, द वन इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस, अब ये क्या होते हैं जनाब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस? तो स्टैंडर्ड के मुताबिक जब हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है जी, ये जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होते हैं ना, इसकी वजह क्या होती है, ये लीगल तो नहीं होते लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस हैं ये भी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। मतलब ऐसे ऑब्लिगेशंस जिसकी वजह जो है क्या हो कि जनाब एंटिटी जो है वो क्या करती रही, वो पास में कोई स्टेटमेंट देती रही, बार बार कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं और आपके जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि जनाब अगर आपको चीज़ें पसंद ना आई तो हम आप हमारे पास लाइएगा, हम आपको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। अब ये बात कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई, लेकिन उसका एक पास पैटर्न है, उसका पास में होने वाले इवेंट है कि कस्टमर उसके पास आता था, उसने उससे चीज़ें ली, वो पसंद नहीं आई घर पे, वो लाया वापस, उसने दोबारा उसको चेंज करके दे दी। अब ये कई दफ़ा पास्ट में हो चुका है और कस्टमर जो है उसको ये पता है कि अगर आइंदा फ्यूचर में भी ऐसा हुआ तो चूंकि ये पास्ट में ऐसा करता रहा है तो फ्यूचर में भी करेगा। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपका जो पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ठीक, पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक, उसकी वजह से या आपके कोई रिटन स्टेटमेंट्स हैं, वर्बल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी वजह से, ठीक, जो काउंटर पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, ठीक, उसके जहन में वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाए कि जनाब आप फ्यूचर में कुछ ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो ऐसे ऑब्लिगेशंस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जी, आपने देखा होगा कंपनीज जब प्रोडक्शन वगैरह करती हैं तो उसकी वजह से चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होती है, कार्बन एमिशन होता है, ठीक। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी फैक्ट्री जेन में लेके आए कि जिसकी तमाम जो पोल्यूटेंट चीज़ें हैं, जो रिमेन्स हैं प्रोडक्शन के, वो साथ वाले कहीं दरिया बहता है उसके अंदर आप उसको डालते जा रहे हैं, तो आप दरिया के पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक। अब अगर उस कंट्री में कोई लॉ नहीं है उसके बारे में, देयर इज़ नो लॉ अबाउट दैट थिंग, तो आप क्या कर रहे होंगे, ठीक। अगर आप उस वाटर को जो आप दरिया में फेंक रहे हैं उसको वैसे ही फेंकते जा रहे हैं और चूंकि कोई लॉ वहाँ पे पास नहीं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक। लेकिन आप ये देखते हैं कि यार ये हमारी जिम्मेदारी है, ये दरिया का पानी जो है ये साफ रहना चाहिए, इसको गंदा नहीं करना चाहिए, इसमें कई मछलियाँ हैं, कोई जानवर हैं, वो मर रहे होंगे इससे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें ये गंदा पानी जो है वो हम ना फेंकें, ठीक। अब आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं जनाब कि इसको साफ किया जाए, ठीक, इसको साफ करके दरिया में फेंका जाए, और आप ऐसा ही करते आ रहे हैं साल हर साल से, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि अब आपने एक नया प्लांट लगाया किसी और जगह पे, अब वहाँ पे जाके आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वो पानी जो गंदा पानी है कि आप वैसे ही उसको दरिया में फेंक देंगे या आप उसको साफ करेंगे। आपका अकाउंटेंट कहता है नहीं जनाब हम इसको साफ करेंगे और ये हमारी लाइबिलिटी। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऐसी लाइबिलिटीज जिसकी वजह एक पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो और आपका कोई रिटन स्टेटमेंट्स हो जिसकी वजह से काउंटर पार्टी जो है वो ये वैलिड एक्सपेक्टेशंस उसकी क्रिएट हो जाए दैट द एंटिटी विल एक्सेप्ट द सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस सिचुएशन के अंडर जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, हालांकि ये लीगल नहीं है, ऑल्दो इट्स नॉट लीगल, अगर आप इसके साथ कंप्लाई नहीं भी करेंगे तो आपको लॉ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपकी सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसा करें, ठीक। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पास्ट में करते आए हैं और आप आने वाले वक्त में भी आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ऐसा करेंगे,
तो इस सिनेरियो के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. सो द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस नेचुरली दे आर नॉट लीगल ऑब्लिगेशन. और स्टैंडर्ड इसको क्या कह रहा होता है कि जब दीज आर दोज ऑब्लिगेशन which creates due to the entity's past pattern of behavior or written statement due to which अब यानी कि रीजन किसको बना रहा है? पास्ट पैटर्न को. इसका मतलब ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या बन रहा है? पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर और रिटन स्टेटमेंट, जिसकी वजह से क्या हो? जिसकी वजह से ये हो दैट द काउंटर पार्टी क्रिएट या रेज सम वैलिड एक्सपेक्टेशंस. उसकी वैलिड एक्सपेक्टेशंस है, उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि दैट द एंटिटी will accept the certain responsibilities. तो इस सिनेरियो में जो ऑब्लिगेशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? That is called as constructive obligation. जैसे हम कहते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो कई डेवलप्ड कंट्रीज में जब प्लांट लगाती है तो वहाँ पे पता है आपको एनवायरमेंटल रूल्स जो हैं, लॉज जो हैं वो पास हैं. तो वहाँ पर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और कार्बन एमिशन हो रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रिसाइकल करें और कार्बन एमिशन को ख़त्म करें ताकि आपका एनवायरनमेंट और दरिया और ज़मीन जो है वो पोल्यूटेड ना हो और वो सेफ रहे. वहाँ पे लॉ पास है. अब अगर वहाँ पे आप उस सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं तो ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन. अगर आपसे दरिया का पानी ख़राब हो गया तो उसको रिसाइकल करना आपकी जिम्मेदारी, दैट इज़ रिक्वायरमेंट. जैसे हम ये कहें कि जनाब आप ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा रहे हैं दरिया समंदर के अंदर, तो गवर्नमेंट जो है उस कंट्री की आपसे ये कहेगी कि जनाब आप प्लांट बिल्कुल लगा लें, लेकिन आप जब ये प्लांट लगा रहे हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे समुद्री हयात है, अगर आपके कोई यहाँ से लीकेज हो गई तो उनको मसला हो सकता है. अगर आपने पानी गंदा किया लीकेज की वजह से तो आप इसको रिसाइकल भी करेंगे और वो कॉस्ट भी आपको देकर करेंगे. अब अगर एंटिटी से अगर ऐसा कुछ होता है, कोई लीकेज हो जाती है और उसको साफ करती है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ लीगल ऑब्लिगेशन. लेकिन लेट्स सपोज किसी अंडर डेवलप कंट्री में कंपनी जो है, वही कंपनी जो कि डेवलप कंट्रीज में भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है और वो किसी अंडर डेवलप कंट्री में आके प्लांट लगाती है, ठीक. अब वहाँ पे लॉ पास नहीं है कि जनाब अगर लीकेज हो गई तो आपको पानी को रिसाइकल करना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं, ठीक. लेकिन एक एंटिटी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जब वो डेवलप कंट्रीज में प्लांट लगाती है तो जनाब वो उसको रिसाइकल करती है. जनाब वो हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं. वो समझते हैं, कहते हैं जनाब चाहिए यहाँ पे लॉ हो या ना होता तो हम ऐसा ज़रूर करते, ठीक. अब वो जब डेवलप कंट्री से अंडर डेवलप कंट्रीज में आएगी तो वहाँ के लोग जो हैं वो भी उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनका जो पास्ट पैटर्न है, उनका जो पास्ट में होने वाले इवेंट्स हैं, वो ये उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो चुकी हैं दैट द एंटिटी विल डू द सेम जो कि वो पास्ट में करती आ रही है या वो जो अदर कंट्रीज में करती है. तो एंटिटी अगर ऑब्लिगेशंस रिकग्नाइज करेगी इस सूरत में अंडर डेवलप कंट्रीज के ऑपरेशंस में, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जनाब ये ऑब्लिगेशन की नेचर क्या बनेगी? हम कहेंगे जी ये है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसका बैकग्राउंड रीजन ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो है वो क्या है? वो एक पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, वो रिटन स्टेटमेंट्स हैं, वर्बल भी हैं, ठीक, जिसकी वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो चुकी हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंटर पार्टी दैट द एंटिटी विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो हम उसे कहते हैं कि अब नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो कौन सी बन गई है? दैट इज कंस्ट्रक्टिव. अब आपने ये याद रखना है कि जब हम IS 37 में ये कहते हैं कि प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का मीनिंग वही है दैट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन. और यहां पे हमें ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बैकग्राउंड रीजन हमेशा एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, हमेशा एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है विच क्रिएट्स एंटिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. और जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है उसकी नेचर दो तरह से होती है. एक या तो वो लीगल हो सकते हैं या वो कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. लीगल आपको समझ आ गई, जो कि अंडर एनी एक्ट है, किसी लॉ के अंडर आते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव किसी लॉ या एक्ट के अंडर नहीं आते. कंस्ट्रक्टिव का बैकग्राउंड रीजन जो है, पास्ट इवेंट जो है, वो क्या है? एंटिटी का एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, रिटन स्टेटमेंट है, वर्बल स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई हैं दैट द एंटिटी विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. तो ऑब्लिगेशन की नेचर दो तरह से है, लीगल या कंस्ट्रक्टिव, ठीक.
तो हमने कहा जी प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। अब यहां तक बात होगी, अब आगे चलते हैं। अब आ गया जी ये इसका आधा हिस्सा ही है, ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। क्या कह रहा है? कहता है जनाब अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। टाइमिंग मीन्स कब वापस करना। टाइमिंग मीन कब। जैसे आपको पता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हो तो आपको वो पैसे वापस करने हैं, आपको पता है कितने करने, और आपने बैंक ने आपको पेमेंट शेड्यूल भी दिया होगा कब कब वापस करना। सो वी आर कंपनी इज वेरी मच सर्टेन कि हमने कब पैसे वापस करने हैं और कितने करने। ठीक, यहां पर वो कह रहा है कि अनसर्टेन है, नहीं पता कि कब देने हैं या और कितने देने हैं। कब देने हैं और कितने देने हैं, इन दोनों में या इन दोनों में से किसी एक में गैर यकीनी सूरत हाल। मतलब ये आपको पता है कि ये ऑब्लिगेशन है आपका, यानी कि आपको ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो होनी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे आपको, लेकिन कब ये नहीं पता। पता है लेकिन अनसर्टन है, शायद महीने बाद, शायद साल बाद, शायद कोई पता नहीं। लेकिन ये जरूर पता है कि पैसे देने हैं आपने, लेकिन कब या कितने, दोनों में से किसी एक में या दोनों में अनसर्टेनिटी पाई जाती, नहीं पता। तो हम ऐसी लायबिलिटीज को जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाए कि कब देने हैं और या कितने देने हैं, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम नाम दे देते हैं प्रोविजंस का, ताकि ये जो बाकी लायबिलिटीज हैं जैसे बैंक लोन है, आपको पता है कब देने हैं, कितने देने हैं, क्रेडिटर्स हैं, आपने उनके साथ एक माह बाद पेमेंट करनी है, कितने देने हैं, सो वी नो दैट एवरीथिंग। तो जब सर्टन है कितने और कब, तो वो तो नॉर्मल लायबिलिटी है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगर आप अनसर्टन हो जाएं कि कब और कितने, तो ऐसी लायबिलिटीज को रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज से हम अलहदा करके बताते हैं और उसके साथ हम एक लफ्ज लगा देते हैं, दैट इज प्रोविजन। अब प्रोविजन का लफ्ज इटसेल्फ ये बता रहा है कि ये ऐसी लायबिलिटीज हैं जिसके बारे में एंटिटी या तो अनसर्टन है टाइमिंग के बारे में, या अनसर्टन है कि कितने पैसे देने हैं, या दोनों हो सकते हैं। सो ऐसी लायबिलिटीज about which entities is uncertain regarding how much you supposed to pay, or yeah, when you are supposed to pay or how much you are supposed to pay, या दोनों में से किसी एक या दोनों में, तो हम कहते हैं कि ऐसी लायबिलिटीज को हम नाम लगा देते हैं। उससे पहले क्या नाम लगा देते हैं? प्रोविजंस। हम कहते हैं जी दिस लायबिलिटीज विल बी कंसिडर्ड एज नोन एज प्रोविजंस, ताकि जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको उसी वक्त पता चल जाए कि ऐसी लायबिलिटीज की बात हो रही है जिसमें अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टन है, बट स्टिल इट इज द लायबिलिटी। ठीक, इसके बाद जनाब हर स्टैंडर्ड की तरह जैसे आप पहले भी पढ़ते हैं, आफ्टर डिफाइनिंग द प्रोविजंस, अब हमारे पास दूसरी हेडिंग जो है वो है रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन क्राइटेरिया, ठीक, मतलब आपने प्रोविजंस को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल्स में कब रिकग्नाइज कर लेना कि हाँ जी ये कंपनी की लायबिलिटी है, और उससे पहले प्रोविजन इसलिए लगाना है कि अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट है, तो कब रिकग्नाइज करना। ठीक, तो स्टैंडिंग इसको हम कहते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। इसमें तीन बातें ये याद करनी है आपने, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी। जब वो आपको कोई नरेट करेगा कि जी ये सिचुएशन है, ये इशू चल रहा है, तो बताएं लायबिलिटी रिकग्नाइज, प्रोविजन रिकग्नाइज होगी या कि नहीं होगी, तो आपको ये तीन बातों को अप्लाई करना होता है। ठीक, नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया जनाब, सबसे पहली लाइन, यानी कि लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करता। सबसे पहले तो ये लायबिलिटी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट विच क्रिएट्स द एंटिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पहले तो ये लाइन अप्लाई करके देखें कि अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ
इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मतलब बिजनेस में से इकोनॉमिक रिसोर्सेज या बेनिफिट्स चले जाएंगे। इट्स प्रोबेबल, सो इट इज प्रोबेबल। ये जो प्रोबेबल लफ्ज है, इसका मतलब ये होता है कि वी आर नॉट सर्टन बट वी आर श्योर कि ऐसा होगा। अकाउंटिंग में एक फ्यूचर इवेंट होगा, ठीक, इसके बारे में हम वर्ड यूज करते हैं, दे आर सर्टन वर्ड्स, ठीक, तो वो आप लिख लें अपने पास ताकि आपको याद रहे। एक होता है वर्चुअली सर्टन, द वन इज नोन एज वर्चुअली सर्टन। मतलब अगर मैं इसको न्यूमेरिक्स में लेके आऊं तो ये है जी 100%, 100% श्योर, ठीक। जब आप 100% श्योर हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअली सर्टन। जैसे आपने बैंक को पैसे वापस करने हैं, दैट इज वर्चुअली सर्टन। आप वर्चुअली सर्टन हैं कि जनाब आपको देने ही देने, ठीक। सो दैट इज वर्चुअली सर्टन। देन देयर इज अ सेकंड डिग्री कम्स इन, प्रोबेबल, दैट इज प्रोबेबल। या प्रोबेबल है, इट्स 90% चांसेस हैं कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ के ना होने की, या मतलब किसी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो उसके ना होने से, तो हम कहते हैं इट्स ऑलमोस्ट प्रोबेबल। तो नॉर्मली इसको जब हम रैंक करते हैं तो हम कहते हैं मोर देन 90% अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो, तो 100% हो जाए तो ज़ाहिर है वो वर्चुअली सर्टन है। इफ़ इट इज़ मोर देन 90% तो हम कहते हैं इट्स प्रोबेबल, ऑलमोस्ट प्रोबेबल। तो नॉर्मली हम 82 ओनवर्ड जो है वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इट्स मोर देन 90%, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोबेबल। तो जी ये प्रोबेबल। देन कम्स द थर्ड वर्ड, पॉसिबल इवेंट, हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल। इवेंट हो भी सकता है, इवेंट नहीं भी हो सकता, तो इसको हम कहते हैं पॉसिबल। इसका मतलब जो वर्ड प्रोबेबल है ये इंडिकेट करता है कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कि वो नहीं होगा, तो वो प्रोबेबल है, पॉसिबल है, इक्वल हो जाए। देन कम्स द थर्ड वर्ड, इट इज कॉल्ड एज रिमोट, कि जी इवेंट जो है वो एक रिमोट इवेंट है। इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कि वो होगा, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं रिमोट। ये चार लफ्ज हैं जो आपने याद करने। वर्चुअली सर्टन होना मींस कि एक इवेंट जरूर होगा, कोई इबहाम नहीं है हमारे जहन में, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आती कि ये ना हो, कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि ये ना हो, तो वो वर्चुअली सर्टन, ठीक हो गया। देन प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब है कि ये इवेंट होगा, विच भी सर्टेन नहीं है बट स्टिल हमें पता है कि ये होगा। एक दो बातें हैं जिसकी वजह से शायद ना हो, लेकिन बट वी आर वेरी मच प्रोबेबल कि ये होगा। नॉट virtually सर्टन, सो इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन द 100%, सो इट इज प्रोबेबल। इसको हम कहते हैं जी ये प्रोबेबल इवेंट, ठीक। एंड व्हेन वी कम टू द के एक फ्यूचर में होने वाला इवेंट जो है उसकी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम हो, तो हम उसे कहते हैं ये एक पॉसिबल इवेंट। और अगर उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू कि वो होगा, तो हम उसे कहते हैं ये रिमोट इवेंट, ठीक। अब यहां पे दोबारा वापस आ जाए रिकग्निशन पे, तो हमने कहा जी सबसे पहली लाइन क्या है, इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन, नंबर वन। सेकंड, इट्स अ प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस। अब देखें ये वर्ड है प्रोबेबल, इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट या इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कि आपको ना करने पड़े, सो दिस इज प्रोबेबल आउटफ्लो। तो वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड वर्चुअली सर्टन। जब वर्चुअली सर्टन हो जाएगा तो फिर ये प्रोविजन की डेफिनेशन को मीट नहीं करेगा, बिकॉज वी आर सेइंग दैट अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग टाइमिंग एंड अमाउंट, ठीक। तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी पाई जाती है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये लायबिलिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन एंड इट इज प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस, मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे। नंबर थ्री, a reliable estimate can be made.
रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, मतलब आप एस्टिमेट कर सकते हैं, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। अब ये तीन चीजें, मतलब आपके पास, जब हम कहते हैं रिलायबल एस्टिमेट का मतलब, इसका मतलब आपके पास पास्ट डाटा होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है तो हमें ऐसा करना पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कंपनी के अंदर कोई लेबर जो है वो काम करते हुए उनको कोई इंजरी हो गई है, तो इंजरी होना इज़ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, और आपको पता है जनाब कि इसकी वजह से हमें इसको पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, और पास्ट में भी ऐसा ही होता रहा है। तो हम आपके पास एक डाटा है जिसकी बुनियाद पर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट इस तरह की इंजरी में कितने पैसे देने पड़ जाते हैं। सो अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना रिलायबल, इसका मतलब है ऐसा एस्टिमेट जो पास्ट डाटा पर बेस्ड होता है। तो वो यहाँ तो आपके पास है या आप किसी एक्सपर्ट का लगवा सकते हैं एस्टिमेट। सो देयर मस्ट बी अ रिलायबल एस्टिमेट। सो अगर ये तीन चीज़ें पूरी हो जाएं तो आपको क्या करना है, देन यू कैन रिकग्नाइज अ प्रोविजन। प्रोविजन को रिकग्नाइज तब आप करेंगे जब ये तीन चीज़ें पूरी होंगी। अब आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक छोटा सा जो वो इवेंट आपको बताएगा, एक स्टोरी बताएगा, उस स्टोरी में आपने ये तीन चीज़ें अप्लाई करनी है। नेचुरली नेक्स्ट लेक्चर में हम भी अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये तीन चीज़ें हमने अप्लाई करके देखनी है कि क्या ये तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें अप्लाई ना हो रही हो, कोई एक भी अप्लाई ना हो रही हो, ठीक, तो फिर आप प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये तीनों का अप्लाई होना जरूरी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रोबेबल आउटफ्लो हो और रिलायबल एस्टिमेट हो। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज आप देखते हैं कि सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर आप प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट रिकग्नाइज द प्रोविजन। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब आप कहते थे ये तीनों चीजें पूरी हो गई तो रिकग्नाइज कर लें। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होगी जनाब इसकी, जब हम प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। ठीक, अब आपको बताया जी हमने कि प्रोविजन जो है इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी। ठीक, अब लायबिलिटी है तो हम सबको पता है जनाब, लायबिलिटी जब आप रिकग्नाइज करेंगे तो हम सबको पता है कि इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज द लायबिलिटी वी हैव टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ लायबिलिटी। तो आप क्या एंट्री करेंगे, टू प्रोविजंस, टू प्रोविजंस फॉर, आगे उसका नाम लिख दे, जैसे टू प्रोविजन फॉर लिटिगेशन है, टू प्रोविजन फॉर रिसाइकलिंग है, टू प्रोविजन फॉर इंजरी है, टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन है। ठीक, तो जो भी प्रोविजन है उसका आगे नाम लिख दें। ये लफ्ज़ प्रोविजन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है अकाउंट के अंदर, कि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट जो है वो क्या है, उसके बारे में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। सो यू विल क्रेडिट द अकाउंट ऑफ प्रोविजन, ठीक, टू प्रोविजन फॉर। अब आप एक लायबिलिटी रिकग्नाइज कर रहे हैं। अब आप पुराने अपनी जरा अंडरस्टैंडिंग में चले जाए कि जनाब हमने देखा अकाउंटिंग में जब भी लायबिलिटी में इंक्रीज आता है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक, तो क्रेडिट करते हैं। तो हम कहते हैं जी डबल एंट्री की दूसरी साइड पे क्या हुआ होगा, तो हम सबको पता है कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी तो दिस इज क्रेडिट, ये तो हमें पता चल गया। डेबिट पे क्या हुआ होगा, तो हम कहते हैं जनाब डेबिट पे नॉर्मल पैटर्न ये है कि एसेट्स इंक्रीज कर जाते हैं। सो जब हमने कहा जनाब आपने बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, तो हमने कहा जी लायबिलिटी बढ़ गई। अब लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक से लोन लिया तो आपने लोन रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी साइड पे एसेट भी बड़े होते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी तो दूसरी तरफ एसेट्स में इंक्रीज आ जाती है। ठीक हो गया जनाब। फिर हम कहते हैं कि अगर ये ना हुआ हो कि जनाब एसेट्स में तो इंक्रीज नहीं आया, ठीक, तो फिर हम कहते हैं कोई दूसरी लायबिलिटी कम हो गई होगी, द अदर लायबिलिटी इज बीइंग डिक्रीज। ठीक, तो हम ये कहते हैं जनाब कोई लायबिलिटी कम हो गई होगी। फिर हम कहते हैं जनाब ये नहीं हुआ तो कोई एक्सपेंस हो गया होगा जिसकी पेमेंट नहीं की। एक्सपेंस टू लायबिलिटी, एसेट्स टू लायबिलिटी, या लायबिलिटी में डिक्रीज है तो डेबिट। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेबिट में पॉसिबिलिटीज ये तीन,
या एक्सपेंस बढ़ जाएगा या एसेट्स बढ़ जाएंगे या लाइबिलिटी कम हो जाए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जब प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द एसेट्स, विदाउट डिक्रीजिंग द अदर लाइबिलिटी, तो फिर डेबिट किसको करें? तो हम कहते हैं, फिर हमें ये भी पता है कि फिर डेबिट होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द एसेट्स ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, आप किसको डेबिट कर दे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो हम ये कह रहे हैं कि जनाब जब आप लायबिलिटी रिकग्नाइज करोगे, और ये नॉर्मली ईयर एंड पे होगा, जब आप ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर रहे होंगे, एडजस्टमेंट पास कर रहे होंगे, तो हम देखेंगे इज देयर एनी मिसिंग लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल द प्रोविजंस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इवेंट हो चुका हो जिसकी अभी तक हमने लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं की, तो सर्टन लायबिलिटीज तो आपने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रखी होंगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट वाली लायबिलिटीज के बारे में। तो मोस्टली प्रैक्टिकली ये ईयर एंड पे होती हैं। तो आप लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे प्रोविजन फॉर व्हाटएवर, और डेबिट कर देंगे आप प्रॉफिट और लॉस को। किसको डेबिट करना है हमने? प्रॉफिट एंड लॉस। सो पहली एंट्री होगी रिकग्निशन ऑफ द लायबिलिटीज, प्रोविजंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक, अब जिस साल में आप इसको रिकग्नाइज करेंगे तो लेटर ईयर्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ये 2020 में ये रिकग्नाइज कर ली, तो लेटर ईयर्स में 2021 में आप इसकी पेमेंट करेंगे। जब आप लाइबिलिटीज को पे आउट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजंस डेबिट, प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया, प्रोविजंस डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब होगा क्या कि जब आप इसको पे आउट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये पेमेंट उतनी ही हो जितना आपने एस्टिमेट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने 2020 के एंड पे एस्टिमेट किया कि हमारी प्रोविजन है 10 रुपये। अब जब आप 2021 में इसको पे करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एस्टिमेट एग्जैक्ट आ जाए और वही पेमेंट करनी पड़ जाए। तो नेचुरली प्रैक्टिकली ये होगा कि आपको या तो इससे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी या इससे कम। फॉर एग्जाम्पल आप कहें जी हमारी जो एक्चुअल पेमेंट हुई वो है 12 रुपये की, तो आप बैंक या कैश को क्रेडिट कर देंगे 12 से। प्रोविजन अकाउंट पे कितना बैलेंस पड़ा होगा पिछले साल से? नेचुरली वो तो आपने 10 रुपये रिकग्नाइज की थी, तो उसके ऊपर बैलेंस कितना पड़ा होगा? 10। तो आप उसको कितने से डेबिट करोगे? 10 से। डेबिटेड विद 10। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द 2। ये 2 क्या है? 2 किसको चार्ज करेंगे? ये जो 2 है इसको हम 2021 के प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करेंगे। It will be charged to the profit and loss account of 2021 and it will be taken as change in accounting estimate। और आपको याद है ना, change in accounting estimate कब पढ़ा था हमने? FR1 के अंदर, जब हमने नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ को चेंज किया। तो ईयर एंड पे हमने, आपको याद होगा, हमने कहा जी आप उसकी यूजफुल लाइफ को देखें, तमाम एस्टिमेट्स जो हैं उनको रीअसेस करें कि क्या वो स्टिल रेलेवेंट हैं या नहीं है। अगर आपको एस्टिमेट चेंज करना पड़ जाए तो आप उसको चेंज करेंगे, और वो किसको अफेक्ट करेगा? वो करंट ईयर और फॉलोइंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। सो एनी चेंज इन अमाउंट विल बी टेकन एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो उसका अफेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। तो वो किसको अफेक्ट करेगा? उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को जिस साल आप पे आउट करेंगे। इट विल बी टेकन एज, ये सिचुएशन जो है जिसमें आपने लाइबिलिटी प्रोविजन कम रिकग्नाइज की थी, पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ गई, इसको हम कहते हैं कि प्रोविजन वाज अंडर प्रोवाइडेड। क्या कहते हैं हम इसको? प्रोविजन वाज अंडर प्रोवाइडेड। इट्स कॉल्ड एज कि प्रोविजन जो थी वो अंडर प्रोवाइडेड। अब ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है। कैसे? कि आप जब पेमेंट करने लगे तो पेमेंट जो है वो 7 रुपये हो जाए, तो इसका मतलब है आप कैश या बैंक अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? 7 रुपये से। और प्रोविजन पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? वो तो 10 रुपये ही है, उसको डेबिट करेंगे, 10 रुपये से ख़त्म करेंगे। प्रोविजन अकाउंट डेबिट विद 10। अब ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3। वो किधर जाएगा? वंस अगेन इट विल बी क्रेडिट एंड क्रेडिटेड टू 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, यानी कि उस साल को जिस साल आप पे आउट करेंगे। ठीक, सो इट विल बी टेकन एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि प्रोविजन वाज ओवर प्रोवाइडेड। तो हम कहते हैं ये क्या है? द प्रोविजन वाज ओवर प्रोवाइडेड।
तो एक हो गई अंडर प्रोविजन या अंडर प्रोवाइडेड, और एक हो गई ओवर प्रोवाइडेड या ओवर प्रोविजन। अंडर प्रोवाइडेड जब होगी तो वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को जो डिफरेंशियल है वो डेबिट होगा। अगर ओवर प्रोवाइडेड होगी तो डिफरेंशियल जो है वो उस साल के P&L को क्रेडिट होगा। तो प्रोविजन के 3 इवेंट बन गए, एक रिकग्निशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन क्रेडिट, और एक उसकी पेमेंट। पेमेंट हमेशा लेटर ईयर्स में होगी क्योंकि आप ईयर एंड पे इसको रिकग्नाइज करेंगे जनरली, और इसकी पेमेंट जो है वो आने वाले सालों में या लेटर ईयर्स में होगी। और लेटर ईयर्स में जब आप इसको पे आउट करेंगे तो 2 सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, या ये अंडर प्रोवाइडेड होगी या ये ओवर प्रोवाइडेड हो सकती है। तो ये एक 3 चीज़ें आपने एंट्रीज के लिहाज से याद रखनी है, और 3 चीज़ें आप ये, तो दिस इज द रिकग्निशन क्राइटेरिया। So number 1, present obligation due to some past transaction, probable outflow of economic benefits, a reliable estimate can be made। और ये इसकी डेफिनेशन और नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन 2 तरह से है, लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन नंबर 1, नंबर 2 इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया, एंड नंबर 3 इज। तो आज के लेक्चर में ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके जेन में रिटेन होनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसके इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, और फिर हम इस टॉपिक को फर्दर आगे लेके चलेंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम पहले 37 ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे 10 करेंगे। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ही हम आइस 10 भी ख़त्म कर लेंगे तो हम पास्ट पेपर के सवाल पे चले जाएंगे ताकि हम वो फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है उसको देख सकें। ठीक हो गया जनाब? सो टिल दैट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।